हेलो स्टूडेंट्स। तो आज मैं आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट वीडियो लेकर आई हूँ। तो एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, जिसने भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अभी तक स्टार्ट नहीं की है, तो ये MPS 001 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं विद आंसर्स जो मैं आपको आज एक्सप्लेन करूँगी। अगर आपने ये भी पढ़ लिया तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स आप स्कोर कर सकते हैं, और इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस कवर किए गए हैं सारे ही जो आपके एग्ज़ाम में मोस्टली रिपीट होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो को। तो हमारा क्वेश्चन है नकारात्मक और सकारात्मक स्वतंत्रता। तो नेगेटिव और पॉजिटिव लिबर्टी क्या होती है, पहले हम जो है हर क्वेश्चंस को टॉपिक वाइज लिखेंगे। तो पहले आता है हमारी भूमिका क्या है। तो बर्लिन जो है वो 1958 में स्वतंत्रता के उन्होंने दो भाग में बांटा था। एक होता है नकारात्मक, एक होता है सकारात्मक। तो नकारात्मक स्वतंत्रता होती है, इसका अर्थ होता है कि हस्तक्षेप से मुक्ति, मतलब किसी का भी हस्तक्षेप ना हो। जो भी हस्तक्षेप हो वो क्या हो, लिमिटेड हो, कि मतलब व्यक्ति के जीवन है उसमें राज्य है किसी भी शक्ति की दखलंदाजी होनी ही नहीं चाहिए। इसको हम क्या बोलते हैं, नकारात्मक स्वतंत्रता बोलते हैं। ये व्यक्ति के निजी स्वतंत्रता पर जोर देती है। कि उदाहरण ये है कि इसका कि सरकार ये तय ना करे कि व्यक्ति जो है वो क्या खाएगा, किससे विवाह करेगा, कहाँ जाएगा। तो ये सब नेगेटिव लिबर्टी होती है। अब आता है दूसरा, सकारात्मक स्वतंत्रता। इसका अर्थ क्या होता है कि स्वयं का नियंत्रण और विकास, कि मतलब व्यक्ति तभी स्वतंत्र है जब वह अपने लक्ष्य प्राप्त कर सके। इसके लिए जो है वो राज्य जो है वो सहायता देगा, जैसे कि हमें शिक्षा चाहिए, हमें रोजगार चाहिए, तो सरकार हमारे लिए जॉब्स निकाले, हमारे लिए स्कूल्स बनवाए, फैसिलिटी दे, टीचर्स प्रोवाइड कराए अच्छे, ताकि हम क्या करें कि अपना प्रोग्रेस कर सकें। ये हमारी होती है सकारात्मक स्वतंत्रता। इन दोनों में अंतर क्या होता है कि नकारात्मक स्वतंत्रता मतलब होता है कि कम सरकार, और सकारात्मक स्वतंत्रता का मतलब होता है हमारा कि सक्रिय सरकार होनी चाहिए, मतलब लिमिटेड। अब निष्कर्ष ये है कि बर्लिन के अनुसार तो नकारात्मक स्वतंत्रता ज़्यादा सुरक्षित है, क्योंकि सकारात्मक स्वतंत्रता के नाम पर जो है लोग क्या कर रहे हैं, तानाशाही कर रहे हैं। और तानाशाही का खतरा भी है, क्योंकि लोग जो है वो क्या कर रहे हैं, हस्तक्षेप करते हैं लोगों की लाइफ में। तो इसलिए बर्लिन के अकॉर्डिंग नकारात्मक स्वतंत्रता इज बेस्ट। सो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि जॉन रॉल का न्याय सिद्धांत क्या है। तो उसमें पहले भूमिका आ जाती है कि 1971 में क्या है ना कि रॉल ने थ्योरी ऑफ जस्टिस में क्या करा कि न्याय का आधुनिक सिद्धांत बताया कि न्याय का सिद्धांत क्या होता है। अज्ञानता का पर्दा मीन्स के व्यक्ति को नहीं पता कि वह वो अमीर है, अमीर होगा या गरीब होगा। ठीक है, ऐसी स्थिति में जो है वो बनाए गए नियम जो है वो क्या होते हैं, निष्पक्ष होते हैं, जब उसे पता ही नहीं होता। दो मुख्य बिंदु है इसकी कि समान स्वतंत्रता सिद्धांत, जिसमें क्या होता है कि सभी को समान मौलिक अधिकार मिलते हैं, जैसे कि भाषण का, धर्म का, वोट देने का अधिकार, ये सब समान अधिकार मिल गए। दूसरा है अंतर सिद्धांत। असमानता मतलब तभी सही जब सकारात्मक स्वतंत्रता आ जाती है इसमें। इसका अर्थ है कि ये स्वयं का नियंत्रण होना चाहिए और विकास होना चाहिए, तभी व्यक्ति जो है वो स्वतंत्र है जब वह अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। ठीक है, ये वही आ गया। अब हमारा जो वो है उदाहरण इसका ये आता है कि अगर अमीर ज़्यादा कमाता है लेकिन उसका जो है वो टैक्स गरीब की शिक्षा में लगता है, तो ये क्या है, न्यायपूर्ण है। तो ये क्या है, एक न्याय की चीज़ है। अब निष्कर्ष ये है कि रॉल के सिद्धांत जो है वो स्वतंत्रता भी है प्लस समानता, दोनों को जोड़ता है कि एक समानता भी होनी चाहिए और लोगों को स्वतंत्रता भी मिलनी चाहिए। क्वेश्चन 3 हमारा है कि मार्क्सवादी जो है वो समता क्या होती है। तो मार्क्सवाद के अनुसार पूंजीवादी असमानता पैदा होती है, कि मतलब जो अमीर है वो अमीर होता जा रहा है और गरीब है वो गरीब होता जा रहा है। इसमें वर्ग संघर्ष की बात करते हैं, इन्होंने दो वर्गों में बांटा है। एक तो पूंजीपति जो क्या होता है, अमीर यानी मालिक होते हैं, और दूसरा क्या होता है, मजदूर जो श्रमिक होते हैं। मजदूर का जो है वो हमेशा शोषण होता रहता है। ठीक है, इसमें समस्या ये आती है कि कानून सबके लिए जो है वो समान है, लेकिन आर्थिक असमानता जो है वो फिर भी बनी हुई है। समाधान इसका ये है कि क्रांति आएगी। मार्क्स कहते हैं कि क्रांति आएगी, मजदूर वर्ग को पूंजीवादी जो है वो खत्म करना होगा, और उस जब ये क्रांति आएगी तो जब ही सब कुछ समान होगा। मजदूर शासन आएगा, अस्थायी रूप से जो है वो मजदूरों का नियंत्रण होना चाहिए, साम्यवादी होनी चाहिए, ना वर्ग रहेगा और ना ही राज्य रहेगा। तो सब क्या होगा, अपनी क्षमता अनुसार जो है वो काम करेंगे, जो जितने योग्य है वो उतना ही काम करेगा। आलोचना की गई है इसकी कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता समाप्त हो जाती है इससे, और क्या होता है कि व्यवहार में असफलता रहती है। ठीक है, अब क्वेश्चन 4 हमारा है अधिकार और कर्तव्य। इसकी भूमिका है हमारी कि अधिकार और कर्तव्य एक दूसरे के क्या है, पूरक है। जब हमें अधिकार चाहिए होते हैं तो हमें कर्तव्य भी होता है हमारा कुछ, और जब हमारा कर्तव्य होता है तो हम अधिकार को फॉलो करते हैं। ठीक है, संबंध क्या है हमारा, अधिकार जो है वो दूसरों का कर्तव्य है, मतलब
यदि मेरा जीवन जीने का अधिकार है, तो दूसरों का कर्तव्य है कि वो मुझे जो है वो नुकसान ना पहुँचाए, है ना? अगर हमें अधिकार मिल गया कि हमें जीने का अधिकार है, लेकिन दूसरा हमें मार रहा है या हमें कोई नुकसान पहुँचा रहा है, तो हमारा तो अधिकार खत्म हो गया। तो दूसरों का कर्तव्य भी ये है कि वो हमें कोई नुकसान ना पहुँचाए। तो इसलिए हमारे अधिकार जब ही पूरा होगा जब लोग अपना कर्तव्य पूरा करेंगे। तो ऐसे ही अगर हम विचारक देखें तो गांधीवादी जो है वो पहले कर्तव्य की बात करते हैं। और लॉस्की जो है वो बिना कर्तव्य अधिकार अधूरा है। लॉस्की क्या कहते हैं कि लास्की बोलते हैं कि बिना कर्तव्य के जो है वो अधिकार जो है वो क्या है, हमारा अधूरा है। संविधान अगर हम देखें तो भाग 3 में मौलिक अधिकार दिए गए हैं और भाग 4 ए में हमारे मौलिक कर्तव्य हैं, और दोनों ही एक दूसरे के बिना क्या है, अधूरे हैं। हमें दोनों ही ड्यूटीज़ भी निभानी चाहिए अपनी, और हमें अपने राइट्स को भी संभाल के रखना चाहिए और दूसरों की भी। निष्कर्ष क्या है कि संतुलित समाज के लिए जो है वो दोनों ज़रूरी हैं। अगर हमें संतुलित समाज चाहिए तो हमें अधिकार भी ज़रूरी है, और अधिकार के साथ हमारा कर्तव्य क्या है, हमें वो भी ध्यान में रखना चाहिए। अब हमारा क्वेश्चन आता है, नागरिकता और विकास क्या होता है? टी.एच. मार्शल मेन जो है हमारे इसमें ऑथर आते हैं, जो क्या बताते हैं कि नागरिक अधिकार जो है वो 18वीं सदी में दिए गए हैं, जिसमें नागरिकों को कौन से अधिकार दिए गए हैं कि स्वतंत्रता का अधिकार है लोगों को, ठीक है? संपत्ति का अधिकार है कि आप अपनी जो प्रॉपर्टी है, अपनी संपत्तियों से अपने पास रख सकते हैं। न्याय का अधिकार है कि आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, चाहे आप अमीर हो या गरीब हो, आप उसके खिलाफ आवाज़ उठा सकते हैं। दूसरा, राजनीतिक अधिकार है, जो हमें 19वीं सदी में दिया गया है, ठीक है? उसमें क्या है कि वोट देने का अधिकार है, ये हमारा राजनीतिक कर्तव्य अधिकार है हमारा। सामाजिक अधिकार भी हमें 20वीं सदी में दिया गया है। समाज में अधिकार कौन-सा? जैसे शिक्षा का, स्वास्थ्य का, कि हम स्कूल्स जा सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं। हम हॉस्पिटल की सुविधा भी प्रोवाइड है, ठीक है? अब भारत के अनुच्छेद 5 से 11 तक जो है ये अधिकार हमें दिए गए हैं, और एकल नागरिकता की भी अधिकार है हमें। निष्कर्ष क्या निकलता है कि नागरिकता जो है वो समय के साथ-साथ विकसित होती रही है, और जैसे-जैसे समय बढ़ रहा है, वैसे-वैसे हमारी नागरिकता में जो है वो इंक्रीज़मेंट होता जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, प्राकृतिक और कानूनी अधिकार। प्राकृतिक अधिकार का मतलब है जो हमारे जन्म से मिले हुए हैं, जन्म से प्राप्त है। लॉक के अनुसार जो है, जैसे जीवन जीने का अधिकार, ये तो हमें प्रकृति ने दिया है, जब हमें पैदा किया है तो उसका मतलब क्या है कि हम जिएंगे, ठीक है? स्वतंत्रता दी है हमें। दूसरा आता है हमारा कानूनी अधिकार, जो हमें किसके राज्य के द्वारा दिए जाते हैं। वो हमें प्रकृति ने नहीं दिए, हमें राज्य में आकर मिले हैं, वो हमारे कानूनी अधिकार होते हैं, जिसको जो है बदल भी सकते हैं, लेकिन जो प्राकृतिक अधिकार है वो कभी भी नहीं बदलते। जैसे वोट देने का अधिकार है, ये हमारा कौन सा अधिकार है? कानूनी अधिकार है, जो हमें कानून ने राज्य में आकर दिया है। अंतर क्या होता है कि प्रकृति की जो अधिकार है वो हमारे स्थायी होते हैं, मतलब वो कभी खत्म ही नहीं हो सकते, और जो कानूनी अधिकार है वो परिवर्तनशील है, मतलब समय के साथ साथ जब सरकार को लगेगा कि ये अधिकार की ज़रूरत नहीं है या इससे अच्छे अधिकार हो सकते हैं, तो वो समय के अनुसार क्या करती है, बदलती रहती है। जैसे आप देखते हैं कुछ अमेंडमेंट भी होते रहते हैं, 42, 72, ये सब क्या हो रहा है कि अमेंडमेंट होते रहते हैं अमेंडमेंट्स। कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन इज हमारा, समाज कल्याण सिद्धांत क्या है? अब समाज कल्याण सिद्धांत मतलब विचार आता है हमारा पॉइंट, कि सबसे अधिक लोगों का सबसे अधिक भला हो। ये हमारा क्या है कि सामाजिक कल्याण सिद्धांत है, कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का क्या होना चाहिए, भला होना चाहिए। लाभ क्या है कि सरकार जनता के प्रति जवाबदेही होती है, कि सरकार ने क्या करा वो जनता को जवाब देगी, तो ये समाज कल्याण के कार्य होने चाहिए उसमें। आलोचना भी की गई है कुछ इसकी, कि सरकार इसका गलत उपयोग कर सकती है, कि मतलब उसको जब समाज की कल्याण के कार्य दिए गए हैं तो वो उसका गलत भी यूज़ कर सकती है। कल्याण की परिभाषा अस्पष्ट है, लेकिन उदाहरण क्या है इसका? जैसे लॉकडाउन में स्वतंत्रता जो है वो कम हुई थी, लेकिन जो है वो समाज जो है वो सुरक्षित रहा था। इसका ये मेन मेन उदाहरण यही है कि जो लोगों की लिबर्टी है उसको छीन लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, शास्त्रीय राजनीतिक सिद्धांत, विशेषता क्या है इसकी? कि राज्य जो है वो सर्वोच्च है, मतलब सबसे ऊपर जो है वो राज्य को रखा जाता है, ठीक है? राजनीतिक प्लस नैतिकता के साथ सरकारों का जो है वो वर्गीकरण हो रहा है, ठीक है? सरकारों का वर्गीकरण हो रहा है, तुलनात्मक अध्ययन हो रहा है, कि हम जो अध्ययन कर रहे हैं कि ये वाली जो है सरकार अच्छी है या फिर वो वाली सरकार अच्छी है, ये राजनीतिक अच्छी है या वो अच्छी है, तो हम तुलनात्मक अध्ययन भी करते हैं। आदर्शवादी विचार भी हैं हमारे, ठीक है? जैसे दार्शनिक राजा, पहले ये अच्छा राजा है या फिर वो अच्छा राजा है, तो ये हमारा शास्त्रीय राजनीतिक सिद्धांत में आता है। लास्ट क्वेश्चन इज हमारा कि समता के आयाम क्या हैं? तो हमें जो समानता मिलनी चाहिए वो हमें कानून के समक्ष समानता मिलनी चाहिए, मतलब कि पहला है हमारा कानूनी समता, मतलब कि सभी कानून के सामने जो है वो बराबर है। ये हमारे अनुच्छेद 14 में बताया गया है, आर्टिकल 14 में एक्सप्लेन किया गया है कि समानता जो है वो कानून के सामने
सब समान है, तो हमें पहली समानता कौन-सी मिलती है कि ये कानून की समानता। दूसरी मिलती है राजनीतिक समानता, जैसे वोट देने का अधिकार, एक व्यक्ति को एक ही वोट देने का अधिकार है, चाहे वो कितना ही अमीर क्यों ना हो या कितना ही गरीब क्यों ना हो। तो ये हमारा क्या है, राजनीतिक समानता है। थर्ड इज़ सामाजिक समानता, कि जाति, धर्म आधारित भेदभाव को जो है वो हम क्या करना चाहिए, समाप्त करना चाहिए। तो हम किसी भी जाति से, किसी भी धर्म से बिलॉन्ग करते हैं, किसी भी जेंडर से बिलॉन्ग करते हैं, तो हमें जो है वो सामाजिक समानता मिलनी चाहिए। और लास्ट इज़ हमारा आर्थिक समानता। आर्थिक मतलब है कि गरीबी और अमीरी में अंतर को कम करना चाहिए। ये नहीं है कि अगर वो अमीर है तो उसको ही वहाँ पे जॉब मिलेगी, अगर वो गरीब है तो उसको वहाँ पे जॉब नहीं मिलेगी। तो ये सब जो है वो ख़त्म करना चाहिए। तो आई होप आपको समझ में आए होंगे ये क्वेश्चंस। मैंने आपको ये छोटे-छोटे पॉइंट्स एक्सप्लेन किए हैं। आप इसको एग्ज़ाम में इसको ओपन करके लिखेंगे, जितने भी पॉइंट्स मैंने इसमें बताए गए उन सबको एक टॉपिक बनाकर और उसको एक्सप्लेन करेंगे जितना मैंने बताया। और आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगी हमारी, और आपके एग्ज़ाम में ये आपको हेल्प करेगी। थैंक यू सो मच।